Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to this channel Kosher Learning. Today we are going to start part 2 of chapter 2, that is collection of data of statistics for economics for class 11th. Students, in the previous video we studied about collection of data, types of data, primary data, secondary data and some many more concepts. Now we will study the remaining concepts. Let's move to the chapter. इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है। इसके बाद हमने पढ़ा प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, और उसके अलावा कुछ हमने क्या करे थे, उसके इंटरलिंक कॉन्सेप्ट्स को समझा था। पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है कि बेसिकली हमारा एक क्वेश्चनर क्या होता है, किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, एक अच्छे क्वेश्चनर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, फिर हम पढ़ेंगे इसके प्राइमरी डेटा के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं और उसके बाद सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। इस तरीके से आपके पूरे चैप्टर की क्या है, डिजाइनिंग करी गई है। ठीक है, चलो समझते हैं कि सबसे पहले क्या है। देखो, एक क्वेश्चन क्या है, यहाँ से आपका ना कंफर्म है कि बेसिकली एक अच्छे क्वेश्चन की क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। ठीक है, तो आपको इसके क्या है, बेसिकली इसके पॉइंट्स या इसकी हेडिंग्स क्या है, रिवाइज होनी चाहिए। ठीक है, या लर्न होनी चाहिए बेसिकली। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन एंड शेड्यूल एंड देयर क्वालिटीज। इसने क्या बोला कि किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है और क्या, या फिर किसी भी शेड्यूल को तैयार करा जाता है और उनकी क्या क्या विशेषताएं, क्वालिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। क्या मतलब होता है क्वेश्चन का, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। इन क्वेश्चन रिस्पॉन्सेज आर फिल्ड बाय द रिस्पोंडेंट। क्या इसने बोला कि एक इस क्वेश्चन के अंदर जो रिस्पॉन्सेज है वो किसके द्वारा भरे जाते हैं, रिस्पोंडेंट के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि हमारे रिस्पोंडेंट कौन होता है, हमारे इन्वेस्टिगेटर कौन होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। इन्वेस्टिगेटर वो होता है जो इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर कौन होते हैं, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर। और रिस्पोंडेंट कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, जो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से कहते हैं इन क्वेश्चन रिस्पॉन्सेज आर फिल्ड बाय द रिस्पोंडेंट। ठीक है, हम इन्वेस्टिगेटर का काम होता है क्वेश्चंस को पूछना, रिस्पोंडेंट का काम होता है उनको रिप्लाई करना, रिस्पॉन्स करना। इन स्केड्यूल मेथड रिस्पॉन्सेज आर फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर देमसेल्व्स। इन्होंने क्या बोला, स्केड्यूल के केस में जो मेथड रिस्पॉन्सेज होता है वो किसके द्वारा फिल करे जाते हैं, एन्यूमरेटर के द्वारा भरे जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पूछेगा कौन, इन्वेस्टिगेटर या फिर एन्यूमरेटर पूछते हैं। रिस्पॉन्ड कौन करेगा, रिस्पोंडेंट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन फिल किसके द्वारा करे जाते हैं, आंसर ये फिल करे जाते हैं हमेशा एनिमेटर के द्वारा। इन द क्वेश्चन मेथड देयर इज नो स्कोप फॉर बायस और द आंसर getting influenced by the interviewer's thought process as the answers are filled by the respondent themselves। इसमें क्या बताया इन्होंने, बोला क्वेश्चन मेथड के अंदर कोई भी स्कोप नहीं होता कि किसी भी तरीके का बायस्ड हो। क्यों इसमें बायस नहीं हो सकता, क्योंकि ये आंसर खुद से रिस्पोंडेंट के द्वारा भरे जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको बैंक में एक अकाउंट खुलवाना है, तो उसमें जो एक बैंकर जो होते हैं उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि इस फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं डाली गई होगी। क्यों, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन फिल किसने करी है, खुद रिस्पोंडेंट ने क्या करी है, उसमें फिल करी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रिलायबिलिटी का कोई इशू नहीं होता। मतलब हम ये मान के चलते हमारा जो डेटा है वो क्या है, अप टू द मार्क है। ठीक है, तो अब हम ये समझेंगे कि इसकी क्या क्या क्वालिटी हो सकती है, किस चीज की, क्वेश्चन के। देखो, क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चन आया, यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है आपका। ठीक है, ये तो कंफर्म है एकदम। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि अच्छे क्वेश्चन आएंगे क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। तो सबसे पहले इसने बोला कि अगर आपको प्राइमरी डेटा के केस में डेटा कलेक्ट करना है तो सबसे पहले तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड होने चाहिए। क्योंकि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा होंगे ना, तो उस केस में जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ना बेसिकली इरिटेट हो जाते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स हम लोग कैसे करेंगे या हम लोग क्यों करें। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन अ क्वेश्चन शुड बी एज लिमिटेड एज पॉसिबल। जितना आप उसको कम से कम रख सको उतना अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन शुड बी ओनली रिलेटेड टू द पर्पज ऑफ इंक्वायरी। आप किसी भी तरीके की कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश ना करें। जो भी आपका पर्पज है सिर्फ उसी से रिलेटेड हम क्या करें, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें। अब ये कैसे समझेंगे कि क्या हमारी पर्पज से रिलेटेड है। तो जैसे मान लो कि अगर हमें एक स्कूल में एक बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो हमें उसकी सिर्फ उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। लाइक उसका नाम क्या है बच्चे का, उसके फादर का नेम, मदर का नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये क्या उसके कुछ बेसिक, या फिर उसका एड्रेस। ये क्या है, सिर्फ हमारी वो वाली इन्फॉर्मेशन है जो उसके एडमिशन से क्या है, रिलेटेड है। हमें सिर्फ क्या है, बेसिकली उसके ब्रदर, उनके सिस्टर, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि वो क्या करते हैं, अननेसेसरी आपके क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, लेंथी कर देते हैं। तो पहली क्वालिटी क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए।
इसके बाद कहते हैं सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, मतलब आप जब अपने क्वेश्चन को तैयार करोगे तो उसमें हाई लेवल की लैंग्वेज यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, या किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज ना किए जाए, तो ज्यादा क्या होते हैं वो अट्रैक्टिव होता है। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सिंपल प्लस लूसिड एंड डियर। क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट, रियट लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन मस्ट बी अवॉइडेड। इसमें इन्होंने क्या बताया, हमारे जो क्वेश्चंस हैं मतलब जो लैंग्वेज है क्वेश्चंस की, वो कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। मतलब बहुत ही सिंपल मैनर में आप उस क्वेश्चंस को पूछो कि आपका मतलब नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, इस तरीके से, ठीक है। अननेसेसरी क्या है, लेंथी क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा वर्ड क्या आएगा, नॉट। थर्ड वन इज प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे इसने क्या बोला कि जो हमारे क्वेश्चन है वो हमेशा कैसे होने चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में ही प्लेस होने चाहिए। जैसे मान लो कि आपने जितने भी फॉर्म्स देखे होंगे उसमें यूजुअली आपका सबसे पहला कॉलम क्या होता है, नेम का होता है, ठीक है, जहां से आपका क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आपका क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद इसने बोला कि आपके जो क्वेश्चन होने चाहिए ना, वो इस तरीके से ना हो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दें, ठीक है। नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपके होने चाहिए। अननेसेसरी हम क्या करें, उसमें कोई भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ना डालें। एंड कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ना डालने का मतलब क्या, ये कभी भी नहीं है कि आप उससे इन्फॉर्मेशन ही ना मांगो, ठीक है। आप इन्फॉर्मेशन मांगो, बस उन इन्फॉर्मेशन को आप उससे कलेक्ट करो जो आपके पर्पज से, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। क्वेश्चन शुड बी सच एज कैन बी आंसर्ड इजीली, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो इजीली क्या है, विदाउट एनी हेजिटेशन क्या है, रिस्पॉन्ड किए जा सके। नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। इसके बाद हमारा क्या है, नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन। कोई भी इस तरीके के क्वेश्चन में नहीं पूछना चाहिए जो कि क्या है, सामने वाले को बेसिकली हेजिटेट फील कराए। अनडिजायरेबल क्वेश्चन और पर्सनल क्वेश्चन मस्ट बी अवॉइडेड, द क्वेश्चन शुड नॉट बी ऑफेंड द रिस्पोंडेंट। इसने क्या बोला, इसमें इसने ये समझाने की कोशिश करी है कि हमेशा आपको क्या पूछना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जो क्या है, रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट होने चाहिए, रिलेटेड टू द रिसर्च होने चाहिए। कोई भी ऐसा अनडिजायरेबल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जो सामने वाले को ऑफेंड कर दे। एंड लास्ट, कैलकुलेशंस। हमेशा हमें इस तरीके के क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए जहां पे कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन इन कैलकुलेशन बाय द रिस्पोंडेंट मस्ट बी अवॉइडेड। इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ शैल डू शुड डू द कैलकुलेशन जॉब। जैसे मान लो कि सपोज करो एक इंश्योरर को क्या करना है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी सेल करनी है, तो क्या वो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते समय सामने वाले की एसेट की या लाइबिलिटी की कितनी वैल्यू है, क्या वो सामने वाले से इसको कैलकुलेट करवाएगा, नहीं। ये सारा क्या है, उसका खुद का टास्क होना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन हमेशा क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक बार फिर से कि क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चंस कैसे कैसे होने चाहिए। सबसे पहले लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन पूछो जितने क्या है आपके रिसर्च से रिलेटेड हो। इसके बाद आपकी लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। क्वेश्चंस का जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब पहले नेम, देन आपके फादर का नेम या फिर आपकी एज, फिर आपका एड्रेस, इस तरीके से आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में क्वेश्चन क्या होना चाहिए, अरेंज होने चाहिए। क्वेश्चंस आपके नॉन कंट्रोवर्शियल होने चाहिए। अननेसेसरी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पुट ऑन करना चाहिए जो क्या करे, कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर दे। इसके बाद कोई भी अनडिजायरेबल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो क्या है, अनडिजायरेबल हो, सामने वाले को ऑफेंड करे। एंड लास्टली, किसी भी तरीके की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन उसमें नहीं हमें बेसिकली पूछने चाहिए, क्योंकि सामने वाले को क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारी क्वालिटी थी एक अच्छे क्वेश्चन आने की। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कितने तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं 1 या 2 मार्क्स में, तो इसको समझते हैं। देखो, हमें हमारी इकोनॉमिक्स की बुक में 4 तरीके से क्या समझाया गया है कि हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन होते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। यूजुअली जैसे आपने देखा होगा अपनी छोटी क्लासेस में, आपकी जो बुक्स होती थी उसमें ट्रू एंड फॉल्स के सेंस में क्वेश्चन पूछा जाता था, या यस या नो के फॉर्म में पूछा जाता था। तो किस तरीके के क्वेश्चन होते थे, सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, या तो उनका जवाब यस में होगा या फिर उनका जवाब नो में होगा, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन आर आंसर्ड इन यस और नो फॉर्मेट, राइट और रॉन्ग फॉर्मेट, और गुड और बैड फॉर्मेट, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल के लिए, डू यू हैव अ कार, इट मे बी यस, इट मे बी नो, राइट। नेक्स्ट वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर जनरली आस्क्ड, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आप रिप्लाई यस और नो में कर सको। जैसे सपोज करो कि आपसे किसी ने ये पूछा कि व्हाट इज योर मोड, what is your mode of conveyance from home to college, तो it may be on foot, it may be cycle, it may be bus and it may be scooter, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपका ऑप्शन होगा आप क्या करोगे, उसमें टिक कर दोगे। तो हर बार आपका यस और नो वाले क्वेश्चन काम नहीं करते, समटाइम आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी आप क्या करते हो, क्वेश्चन को तैयार करते हो।
When there are various possibility of a particular event, multiple choice question are generally asked. A number of possible answer are given for such question. The respondent is to tick mark the one that he fits feels fit. तो ये क्या होता है, हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो ना तो एमसीक्यू के फॉर्मेट में रिस्पॉन्ड किए जा सकते हैं, ना ही यस नो के फॉर्म में क्या कर जा सकते हैं, रिस्पॉन्ड किए जा सकते हैं। उसमें बेसिकली क्या होती है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। क्या होती है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। तो उन क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। ओनली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन थ्रू सच क्वेश्चन। जैसे इसने बोला इन विच क्लास डू यू, ठीक है, डू यू रीड, तो क्या आप इसको यस और नो में रिस्पॉन्ड कर सकते हो, नो। आप यहाँ पे क्या करोगे, अपनी पर्टिकुलर क्लास को बताओगे कि 11th है, 12th है, इस तरीके से, ठीक है। एंड ओपन क्वेश्चन, in such questions the respondent is requested to give his view on specific issues। यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं कि हम एक छोटा सा क्वेश्चन पुट ऑन कर देते हैं, सामने वाले को क्या करना होता है, उस पर रिस्पॉन्ड करना होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, हाउ कार प्राइसेस इन इंडिया बी कंट्रोल, कि इंडिया में किस तरीके से कार प्राइसेस को रिस्पॉन्ड करा जा सकता है, या हाउ इन्फ्लेशन इज कंट्रोल इन इंडिया, इंडिया में इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करा जाए, या फिर पॉवर्टी को कैसे कंट्रोल करा जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं, हमारे ओपन क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने तरीके के हैं, 4 तरीके के। पहला क्या था, सिंपल क्वेश्चन थे हमारे, जो हमारी यस नो के फॉर्म में दिए जा सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा क्या था, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन था। एंड इसके बाद क्या हमारा ओपन क्वेश्चन है। तो ये क्या हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन है जो हमारे क्या है, पूछे जा सकते हैं एक क्वेश्चन आयर के अंदर। अभी हमें समझना है कि हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है। प्राइमरी डेटा में हमने 3 मेथड्स को समझा था, ठीक है, फिर हमने 3 मेथड्स के हमने क्या करे थे, सब मेथड्स को समझा। अब हमें समझना है टेलीफोनिक इंटरव्यू, जो कि काफी क्या है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कहता है बेसिकली अ टेलीफोनिक इंटरव्यू इज द most connect the candidate established with the company. Such interviews are often used for shortlisting the candidate in order to narrow the crowd of applicants who will be invited for face to face interviews। अभी टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, सपोज करो कि हमें क्या है, एक कंपनी में सपोज करो कि हमें क्या है, मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजर की पोस्ट के लिए हमें क्या है, 10 लोगों को क्या करना, अपॉइंट करना है। बट हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है, मान लो कि वो 1000 लोगों की आई है। तो क्या हम 1000 लोगों के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करें, नहीं। हम क्या करेंगे, टेलीफोन के थ्रू पहले ये देखेंगे इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी जो क्वालिफिकेशंस है, या हमारी जो जॉब की प्रोफाइल है, इसके लिए फिट बैठते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू वहां पे क्या कर देंगे, उनको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू। यहाँ पे बेसिकली कंपनी करती क्या है, टेलीफोन के माध्यम से उन लोगों की क्या करती है, छटनी वहीं पे शुरू कर देती है, ठीक है। अगर इसके मेथड्स की बात करें, सॉरी मेरिट्स की बात करें, तो सबसे पहले इसका मेरिट क्या है, ये ओरिजिनल होते हैं, ठीक है, क्योंकि डेटा डायरेक्ट कॉल करके या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके क्या है, कलेक्ट किया जाता है। ऑब्वियस एक्यूरेट होगा, जब ओरिजिनल है तो एक्यूरेट होगा, एंड अगर एक्यूरेट है तो रिलायबल भी होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ओरिजिनल होता है, एक्यूरेट होता है, रिलायबल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसके क्या समझने, डीमेरिट्स को समझना है, ठीक है। डीमेरिट्स में सबसे पहले इसने बोला कि क्या होता है, पर्सनल बायस हो सकता है। पर्सनल बायस इज द प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ दिस मेथड एज इन दिस केस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। जहां जहां पे भी आपका पर्सनल इंटरव्यू है, वहां वहां पे क्या होता है, बायस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप क्या है, 1 to 1 क्या है, इंटरेक्ट कर रहे हो। एंड 1 to 1 इंटरेक्शन में हम कभी भी नहीं बता सकते कि सामने वाला आपसे किस तरीके से क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पर्सनल बायस हो सकता है। इसके बाद कहता है कि डेटा का कैसा होता है, लिमिटेड एक्सेस होता है। दिस मेथड हैज लिमिटेड एक्सेस टू द रिस्पोंडेंट इन अ सिचुएशन व्हेन सम रिस्पोंडेंट मे नॉट ऑन टेलीफोन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है टेलीफोनिक इंटरव्यू में सामने वाला आपका क्या है, फोन कॉल को पिक करे ही करे, ठीक है। तो समटाइम इसमें ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए, बट कॉल ना पिक होने के कारण क्या है, वो कैंडिडेट आप क्या करते हो, लूज कर दो, ठीक है। तो इसका क्या है, लिमिटेड एक्सेस है, जो कि इसका क्या है, काफी बड़ा डीमेरिट बन जाता है। अभी तक हमने क्या सीखा था, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, कि किस किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, जिसमें हमने पहले 3 मेथड पढ़े, फिर हमने उनके सब मेथड पढ़े, फिर उनकी सुटेबिलिटी पढ़ी, उनके मेरिट्स को पढ़ा और उनके डीमेरिट्स को पढ़ा। अब हमें ये सीखना है कि सेकेंडरी डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है।
सेकेंडरी डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि सेकेंडरी डेटा बेसिकली था क्या। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो ऑलरेडी क्या होता है, यूज्ड डेटा होता है, ठीक है, किसी न किसी एजेंसी के द्वारा या किसी न किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो ऑलरेडी क्या होता है, कलेक्टेड एंड यूज्ड होता है, ठीक है। वो जो सेकेंडरी डेटा होता है बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होता, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। इट मे बी पॉसिबल कि वो आपकी जो पर्पस है या प्री डिफाइंड जो आपके ऑब्जेक्टिव है उससे मैच करे, और ये भी हो सकता है कि उससे मैच नहीं भी करे, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा में अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली दो सोर्सेस हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा है, पब्लिश्ड सोर्स है, एंड सेकंड इज अनपब्लिश्ड। अब हमें ये पढ़ना है कि पब्लिश्ड सोर्सेस में कौन कौन से सोर्सेस हैं। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस, ठीक है, जिसपे हम इजीली क्या कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन में हम समझते हैं कि क्या होता है, Ministry of the Central and State Government in India publish a variety of statistics as the routine activity. Yes or no? Yes. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट हमेशा इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो डेटा है उसको रिलीज करती रहती है, ये इसके अलावा हमारा जो पॉवर्टी से रिलेटेड जो डेटा है इसको रिलीज करती रहती है, ठीक है, इस तरीके से क्या करती है, डेटा को रिलीज करती रहती है। कहता है एज दीज आर पब्लिश बाय द गवर्नमेंट डेटा आर फेयरली रिलायबल, क्योंकि ये डेटा जो है ये पब्लिश किसके द्वारा करे जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, तो डेटा कैसे होते हैं, रिलायबल होते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इस पर रिलाय कर सकते हैं। सम ऑफ द नोटेबल गवर्नमेंट पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, लेबर गैजेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन एटसेट्रा। तो इसने क्या बोला कि गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के केस में इन्होंने हमें बताया कि हमारी जो मिनिस्ट्री है, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, ये क्या है, टाइम टू टाइम क्या है, डेटा को रिलीज करती रहती है। जैसे सपोज करो कि हमें जो रिसर्च करनी है पॉवर्टी के ऊपर करनी है, तो हम गवर्नमेंट पब्लिकेशंस का यूज कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज करा जाता है। और इसकी सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि ये ना रिलायबल भी होते हैं, मतलब एक्यूरेट भी होते हैं, रिलायबल भी होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो कि हाईली क्वालिफाइड हमारे ऑफिशियल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अच्छे टेक्निक्स का यूज करके, अच्छे टूल्स का यूज करके इन डेटा को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इन्होंने बोला कि अगर हम कुछ गवर्नमेंट नोटेबल गवर्नमेंट पब्लिकेशंस की बात करें जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो इनमें से क्या क्या है। तो इसने बोला स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया है, इसके अलावा रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग है, लेबर गैजेट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है, पब्लिश्ड सोर्सेज है किसी के, सेकेंडरी डेटा के। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे को सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस भी होते हैं। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस क्या होते हैं, इसको समझते हैं। Semi government publication bodies such as municipalities and metropolitan councils publish data relating to education, health, birth and death। जैसा हमने देखा कि सपोज करो एक हॉस्पिटल है, अगर उस हॉस्पिटल में एक बच्चे का बर्थ होता है तो वो क्या करते हैं, हमें उस बच्चे के बर्थ से रिलेटेड जो डेटा है उन हॉस्पिटल से मिल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से भी क्या है, उस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती है। समझते हैं इसको क्या होता है। सेमी गवर्नमेंट बॉडी जैसे कि हमारे म्यूनिसिपैलिटीज हो गई एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल जो है, ये क्या है, डेटा को टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या करते हैं, रिलीज करते रहते हैं। दिस डेटा आर ऑल्सो फेयरली रिलायबल, कहते हैं क्योंकि यहाँ पे भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यहाँ पे भी जो डेटा है ये रिलायबल, एक्यूरेट एंड यूजफुल होते हैं, ठीक है। आगे हम समझते हैं कि हमारे कौन कौन से सोर्सेज हैं। थर्ड वन इज रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी एंड कमीशंस। क्या है कि हमारी जो कमिटी है, हमारी जो कमीशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, इनकी रिपोर्ट्स। कहते हैं कमीशंस एंड कमिटी appointed by the government also furnish a lot of statistical information in their reports. Finance Commission, Monopolies Commission, Planning Commission, some of the notable commission in India which supply detailed statistical information in their report. and इनकी जो reports होती है काफी हद तक क्या होती है, reliable होती है। आप easily इन पे क्या कर सकते हो, rely कर सकते हो, ठीक है। काफी डिटेल्ड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्या करते हैं, अपने डेटा को रिलीज करते हैं। तो ये जो इनकी कमिटी है, कमीशन है, ये इनकी हम रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने बेसिकली प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। एंड फोर्थ वन इज पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। हमारे इंडिया में हमें पता है कि बहुत सारे ट्रेड एसोसिएशन, आई एम सॉरी, हमारे जो ट्रेड एसोसिएशन है वो क्या है, बहुत सारे बिजनेसेस के लिए काम करते हैं, जहाँ पे कि वो क्या कर सके, बेसिकली विदाउट एनी डिस्प्यूट अपने जो ट्रेड्स है उनको क्या कर सके, परफॉर्म करवा सके। तो यहाँ पे हमें समझना, सम ऑफ द बिग ट्रेड एसोसिएशन थ्रू देयर स्टैटिस्टिकल एंड रिसर्च डिवीजन कलेक्ट एंड पब्लिश करते हैं डेटा को ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे शुगर मिल एसोसिएशन पब्लिश करता है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग शुगर मिल्स इन इंडिया। इसी तरीके से हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग जगह पे क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करती है, उसके बाद पब्लिश करती है, जिससे कि वो क्या है, जनरल पब्लिक में, लोगों के बीच में जा सके, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हमने क्या समझे, सेकेंडरी डेटा के पब्लिक सोर्स, जो कि कितने थे हमारे, 4।
इसके अलावा हमारे क्या है, कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेज भी हैं। अब अनपब्लिश्ड सोर्स क्या होते हैं, इनको समझते हैं। देयर आर सम अनपब्लिश्ड सोर्स सेकेंडरी डेटा एज वेल। These data are collected by the government organization and others generally for their self use or office record। ठीक है, ये क्या हुआ, इसको समझते हैं। कहते हैं दिस डेटा आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या करे जाते हैं, ये कलेक्ट करा जाता है। लेकिन इस केस में ये अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है, अपने ऑफिस रिकॉर्ड के लिए। जैसे हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है लोगों की इनकम से रिलेटेड। बट ये क्या जनरल पब्लिक के लिए कर रहे हैं, नहीं, ये अपने सेल्फ यूज के लिए करते हैं। ये कैसा डेटा होता है, अनपब्लिश्ड सोर्स है। तो इसमें देखते हैं कि क्या है, एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इनिशियली कलेक्टेड द डेटा। द डेटा शुड बी यूज ओनली इफ इट इज कलेक्टेड बाय द एबल, एक्सपीरियंस एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। कहते हैं अनपब्लिश सोर्सेज से जो डेटा होता है आप उसको यूज तो कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। बट यहाँ पे एक छोटा सा इश्यू ये आता है कि अगर जो हमारे फर्स्ट हैंड जब डेटा कलेक्ट करा गया था उस टाइम पे जो पर्पस था और आपका जो पर्पस है, मतलब सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करते समय, अगर वो आपस में इजीली सिंक्रोनाइज करते हैं, एक दूसरे को मैच करते हैं, तो आप इस डेटा को इजीली यूज कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट वन। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को समझते कि क्या है। One should note the objective of collecting data as well as the scope of investigation. Data should be used only if the objective and scope of the study as undertaken earlier match with the objective and scope of the present study. अभी हमने इससे पहले समझा था। अब आप अनपब्लिश्ड सोर्स के डेटा को ले सकते हो अपनी स्टडी के लिए, अपने रिसर्च के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में, ठीक है, क्योंकि ये डेटा क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा इकट्ठा किया हुआ है। लेकिन एक छोटा सा इश्यू क्या है कि आपका स्कोप, आपका ऑब्जेक्टिव, आपके प्राइमरी डेटा के स्कोप एंड प्राइमरी डेटा के ऑब्जेक्टिव से क्या करना चाहिए, मैच होने चाहिए। अगर मैच नहीं है तो फिर आपके लिए जो डेटा है ये क्या है, वेस्ट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेथड ऑफ कलेक्शन की। द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा बाय द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर शुड आल्सो बी नोटेड। ठीक है, कि उन्होंने किस तरीके से इस डेटा को कलेक्ट करा था। द मेथड अडॉप्टेड मस्ट मैच द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। साथ में हमने क्या पढ़ा कि पहले जिस तरीके से डेटा को कलेक्ट करा गया था, क्या वो मेथड, अगर हम डेटा को कलेक्ट करते हैं उस मेथड से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड है, हम इसे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमें क्या है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शंस की बात करें, देखो अब एक छोटी सी चीज समझते हैं। मान लो कि हमें क्या है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या है, डेटा के बारे में बात करनी है। क्या करनी है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड डेटा के बारे में बात करनी है। अब हम जिस सेकेंडरी डेटा को यूज करने जा रहे हैं वो डेटा हमने कलेक्ट करा था 2000 में। आज हमारा क्या है, 2022 है। तो क्या ये डेटा हमारा आज की डेट में वर्क करेगा, नहीं। ये डेटा कैसा हो चुका है, आज की डेट में आउटडेटेड हो चुका है। कैसा हो चुका है, आउटडेटेड। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो डेटा है, जिस सेकेंडरी डेटा जिसको हम यूज करने जा रहे हैं वो कब का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आउटडेट हो चुका है या मार्केट के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से नहीं वर्क कर रहा। तो वन शुड ऑल्सो मेक श्योर ऑफ द period of investigation as well as the condition of investigation. For example, data collected during war time may not be suitable to generalize certain facts during the peace time. ठीक है, ये इन्होंने एक एग्जांपल से समझाया, एक एग्जांपल हमने यहाँ पे समझा। फिर इसके बाद कहते हैं definitions of the unit. One should also make sure that the units of the measurement used in the initial collection of the data are the same adopted in the present study. If the unit of measurement differ, data must be modified before use. इसमें इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मान लो हमने जो डेटा को कलेक्ट करा था, सपोज करो हमने जो डेटा को कलेक्ट करा है, हमने सिल्वर से रिलेटेड क्या है डेटा कुछ कलेक्ट करा है कि हमारे यहाँ पे जो सिल्वर है इसका सेल प्राइस क्या है, इसका परचेज प्राइस क्या है। अब मान लो कि हम जो सेल प्राइस या परचेज प्राइस की बात करते हैं ग्राम्स में कर रहे हैं, जबकि अब हमें सेकेंडरी डेटा में चाहिए ग्राम्स में, जबकि पहले हमें जो डेटा दिया गया है ये किलोग्राम्स में। तो क्या ये आपस में मैच कर रहे हैं, नहीं। हमें क्या करना है, इनको पहले यूनिट को क्या करना है, कॉमन करना है, मैच करना है। ठीक है, जब हम इसको कॉमन करेंगे, मैच करेंगे, जब ये आपस में सेम यूनिट में आएंगी उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इनके यूनिट्स डिफरेंट हैं और आपस में एक दूसरे मतलब आपस में ये मैच नहीं कर रही, तो हमें इस डेटा को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये समझ लें कि अगर मान लो कि मेरे को प्राइमरी डेटा नहीं कलेक्ट करना, मतलब मेरे पास इतना टाइम, इतने एफर्ट, इतना बेसिकली मनी नहीं है कि मैं क्या करूँ, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकूँ, और मेरे को सेकेंडरी डेटा ही चाहिए, बट मेरे को क्या है, थोड़ा बेसिकली रिलायबल सोर्स चाहिए। तो हम कहाँ कहाँ से डेटा पिक कर सकते हैं,
तो आप सेंसस ऑफ इंडिया का डेटा पिक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, एंड NSSO का डेटा को पिक कर सकते हो, दोनों ही क्या है, बहुत ज्यादा रिलायबल सोर्सेज है। सेंसस ऑफ इंडिया को समझते हैं कि क्या है। अ पॉपुलेशन सेंसस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसमेंटलिंग डेमोग्राफिक, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेटा रिलेटिंग टू ऑल पर्सन इन द कंट्री एट अ पर्टिकुलर टाइम इन 10 years इंटरवल। इसको थोड़ा डिटेलिंग में समझते हैं कि क्या होता है। आप लोगों को पता है कि सेंसस का मतलब क्या होता है? सेंसस का हिंदी मीनिंग होता है जनगणना, ठीक है। हमारे भारत में हर 10 सालों में क्या है, बेसिकली सेंसस को करवाया जाता है। जैसे 2011 में होगा, तो फिर उसके बाद 2021 में होगा, फिर 2031 में होगा, 2041 में होगा, एंड सो ऑन। इसमें बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो करती क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट करती है, एंड उनको क्या करना होता है, एरिया वाइज लोगों के बारे में डेटा कलेक्ट करना होता है। डेटा किस तरीके से कलेक्ट करना होता है, जैसे हमें नेम, फादर नेम, इस तरीके से मदर नेम, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं ये, ठीक है, आपके पास कितने व्हीकल्स हैं, इस तरीके से आप किस तरीके की लोकेलिटी में रहते हो, कितने बड़े मतलब आप घर में रहते हो, इस तरीके से हम हमसे क्या है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करा जाता है, जिससे गवर्नमेंट ये समझ सके कि बेसिकली इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से है, मतलब लोग किस तरीके से लोकेलिटी में रहते हैं, कितना अच्छी एजुकेशन को वो क्या है अफोर्ड कर पा रहे हैं, इस तरीके से। तो सेंसस ऑफ इंडिया क्या है, एक अच्छा बेसिकली सोर्स है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन कंडक्टिंग नेशन वाइड सैंपल सर्वे ऑन वेरियस सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट सिंस 1950 से क्या है, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, किससे रिलेटेड, सोशियो इकोनॉमिक जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड, मतलब सोसाइटी में कैसा बेसिकली हमारा रुतबा है, और उससे इकोनॉमिक, ठीक है, मतलब पैसों से रिलेटेड भी हमारा क्या स्टेटस है, इसे क्या है, NSSO हमारा क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करते हैं। दिस सर्वे आर कंडक्टेड इन द फॉर्म ऑफ राउंड एक्सटेंडिंग नॉर्मली ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year, थ्रू इन सर्टेन केसेस द सर्वे पीरियड वाज 6 months। कहते हैं इनका जो बेसिकली डेटा कलेक्शन का जो पीरियड है, हालांकि ये 1 year है, बट समटाइम क्या होता है, जब भी हमारे यहाँ पे किसी भी तरीके के अगर मान लो कि किसी भी तरीके के वेरिएशन आते हैं, तो डेटा की पीरियड को 6 month का भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स है किस चीज का, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने का, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ये एंड हो जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकैप ले लेते हैं। इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा को पढ़ने के बाद हमने उसकी जनरल मीनिंग को समझने के बाद हमने ये समझा था कि बेसिकली हमारा जो डेटा है वो कितने तरीके का होता है। तो हमने वहां पे समझा कि प्राइमरी डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा होता है। फिर हमने ये देखा था कि जो प्राइमरी डेटा है, ये सेकेंडरी डेटा है, बेसिकली इसको कैसे कैसे क्या है, इनके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। उसमें हमने ये समझा था बेसिकली किस तरीके से कलेक्ट करा जाता है। तो फिर प्राइमरी डेटा में हमने समझा 3 हमारे मेथड थे, फिर उन 3 मेथड के हमने सब मेथड्स को समझा था। सब मेथड में हमने उनकी बेसिकली मेथड हमारी क्या है, मेथड क्या है, फिर उसकी सुटेबिलिटी क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, एंड उसके डीमेरिट्स क्या है, उन सब चीजों को समझा था डिटेलिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसके पार्ट 2 में आज हमने इसमें क्या क्या पढ़ा कि बेसिकली हमारा क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन आयर किस तरीके से हो सकता है, मतलब जब भी हमें क्वेश्चन डिजाइनिंग, क्वेश्चन फ्रेमिंग करते तो उसमें क्या क्या उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए। इसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा था, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। इसमें हमने समझा था कि हमारा पब्लिश डेटा क्या होता है, अनपब्लिश डेटा क्या होता है। फिर हमने ये देखा था कि अगर हम अनपब्लिश सोर्सेज से डेटा को ले रहे तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने इसमें क्या समझा था कि हमारे जो बेसिकली अगर हमें को सेकेंडरी डेटा चाहिए तो उसके कौन से 2 अच्छे सोर्सेस हो सकते हैं। तो उसमें हमने क्या समझा था कि हमारा क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO क्या है, बेसिकली 2 अच्छे सोर्सेज है जहां से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है ये क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए तुम कमेंट सेक्शन को मैं अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।